Hello, good morning everyone. Welcome back again. I am Rajesh Mishra, PGT Biology, and welcome on my YouTube channel Biology with Rajesh Mishra. So today we have to start a very fresh topic from very fresh chapter. ठीक है, अब किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी मैंने ये सोचा कि जैसे हम लोगों ने अभी रिप्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो कि सामने जो लाइव क्लास होती है उनमें ही उनको अच्छे से बेटर समझाया जा सकता है। जैसे कि उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं या फिर जैसे आपके अगला जो यूनिट है उसमें जेनेटिक्स वाला पोर्शन, मैंने सोचा कि उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन जेनेटिक्स वाला पोर्शन इतना टफ है कि अगर उसे लाइव क्लास नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग पहले वो सोच रहे हैं कि उसको लॉकडाउन के बाद शुरू करेंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। क्लियर है? हमारा 11th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें आप ये देखें बोर्ड पर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक सा मतलब है कि जो भी आप ऑर्गेनिज्म ले लें, या तो वो माइक्रोब्स हों या बड़े माइक्रोब्स हों, उनका जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनके साथ में जो कॉम्बिनेशन होता है, उनके बाद उनसे जो सेल से या टिश्यू से बने हुए प्रोडक्ट हों, तो वो इसके अंडर में कंसीडर किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में। जैसे अभी आपको पता होगा कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, ये पेंडेमिक एक ये डिसीज़ है। ये कोरोना वायरस क्या ये बीमारी क्रिएट करता है, ये डिसीज़ नहीं है सॉरी, मतलब वायरस है और ये आपके अंदर बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है, तो वैक्सीन क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी है। इसीलिए ये हॉट टॉपिक है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। बिकॉज अभी ये करंट कॉन्टेक्स्ट के बेस पर भी इसका पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कोरोना वायरस के मेन है कि उनको जेनेटिक मटेरियल समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करें, क्या करें। तो सीक्वेंसिंग चल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में, हमारे जो CCMB है हैदराबाद में, वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको समझ में आ गया, बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड इन विच द इंटररिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी माइक्रोब्स और हायर ऑर्गेनिज्म with the newly technology that is used in a biofield or biology field। क्लियर है? अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उसके साथ में उसके कुछ प्रोसेसेस जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर काम बिना प्रिंसिपल के तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बायोटेक्नोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। अब जैसे आप ये भी मान के चलें, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप ब्रेड खाते हैं, वो भी इसी फील्ड से है। आप जैसे कोई मेडिसिन देख रहे हैं, किसी का ट्रायल हो रहा है किसी भी चीज़ पे, या फिर कोई आप हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। मैंने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, दो हायर क्वालिटीज़ के ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट के भी आप उनके जीन को मिक्सअप कर रहे हो। तो किसके बेस पर कर रहे हो आप, तो उसमें जो डिजायर्ड चेंजेस हो सकते हैं और आप उसे कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस कर सको। जैसे अब ये वैक्सीन बनेगी, जैसे हर कंट्रीज ये दावा करने में लगी हुई है कि हमने वैक्सीन बना लिया, हमने बना लिया। जैसे कि इजराइल कह रहा था अभी कुछ टाइम पे, PGI चंडीगढ़ बोल रहा था अपने इंडिया में ही, और अलग अलग कंट्रीज से इसका वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना लिया। तो वैक्सीन अभी शुरुआत में क्या होगा कि अभी स्मॉल लेवल पर वो उसकी सीक्वेंसिंग करके ये देखेंगे कि वायरस पर वो कितना इफेक्ट डाल रहा है। फिर उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद वो फिर ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये क्लियर है, ये काम कर रहा है सच में। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पर ही काम करेगा। तो जब पूरा फिक्स हो जाएगा तो उसका पेटेंट होता है। आप थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लें कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो पढ़ाना तो है ही। आप वही चीज़ NCERT में पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में देखेंगे या कहीं नोट्स में देखेंगे, बात वही है। लेकिन हम चीज़ों को कितना अपने डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं, उसके लिए मैंने टॉपिक उठाया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का।
और वो हो ना हो, आप भले ही माने ना माने, लेकिन वो इसी से ही रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से ही फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे उसमें कमर्शियल लेवल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करना, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करना, किसी मेडिसिन का, किसी चीज़ का ट्रायल, या फिर आपके बेकरी इंडस्ट्री हो गया, ब्रूअरी इंडस्ट्री हो गया, जिसमें आप ये वाइन वगैरह और बियर वगैरह के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या उनमें माइक्रोब्स यूज़ नहीं होते? उनमें भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। क्लियर हुआ? और माइक्रोब्स का यूज़ जैसे आपने सुना होगा, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, कि जैसे कि आपके ब्रूअरी इंडस्ट्री हो गया और बेकरी इंडस्ट्री हो गया, इनमें हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, जैसे ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ईस्ट का हम क्या करते हैं, कमर्शियल लेवल पर उसका इतना प्रोडक्शन करें कि ये हमारे जो दूसरी चीज़ें हैं वो एनहांस करके प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल एक छोटे फील्ड में ही है, इसका बहुत बड़ा ही वास्ट फील्ड है। ये एक बायोलॉजी में अंदर होने के साथ ही इसका एक अलग ही दुनिया है, ठीक है। अब मैं इसके साथ कुछ इसके प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि इसमें चैप्टर के बाद ही इसका प्रिंसिपल लिखा हो, तो प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, बेसिकली आप इसको वर्ड से समझने की कोशिश करें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है। ये हम देखो नाम से पता चल रहा है कि जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे किसी माइक्रोब है या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, आप सपोज दैट कुछ भी हो, सेलेक्ट कर लिया आपने उसको, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके डीएनए को लेंगे। डीएनए में लेने के बाद आपको जो भी स्पेसिफिक, पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको करना क्या है। पहली बात, जब ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको करना क्या है, फिर आप उसके बाद उसमें अपने मन चाहे डिजायर्ड आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। आप चाहे तो उसमें कैंची चला सकते हो, कैंची ये वाली आयरन वाली कैंची नहीं, वो भी मैं बताऊंगा वो कौन सी होती है। आप कैंची से उसको काट सकते हो, आप एक नई चीज़ डाल सकते हो, नई चीज़ डालने के बाद उसे आप सिल सकते हो, और फिर अपने मन मुताबिक जितना मर्जी उतने आप प्रोडक्शन कर सकते हो। प्रोडक्शन कर सकते हो, जैसे आपका अल्कोहल में मैंने बताया कि उस फील्ड में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कमर्शियल लेवल पर। आप वैक्सीन देखें, अगर ये वैक्सीन कोरोना वायरस वाले को जो उसको किल करने के लिए वैक्सीन बना, तो आप सोच रहे हैं 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका आप देख रहे हैं इफेक्ट है कोरोना वायरस का, और उनके लिए वैक्सीन चाहिए होगी, तो क्या वैक्सीन इतनी आसानी से बन जाएगी क्या? उसको इतने एनहांस लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उससे पहले भी आपको ये देखो कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपको समझना होगा। मैं जो क्लास बता रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो आप इतना तो मैं जानता हूँ ना कि आप इतना जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ पहले से जानते होंगे। जैसे जेनेटिक मटेरियल आप समझ रहे होगे, क्योंकि 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस हो या ना हो, उसके अंडर में एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड पड़ा रहता है जो कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी के खबर रखता है कि इसमें कौन से फिनोटाइप दिखाई देंगे आपको। फिनोटाइप, फिर अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। आप उसको चाहो तो काट के उस जगह से उस जीन को निकाल दो जो कि उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो फिर क्या होगा, उसका वो चेंज हो जाएगा ना। ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इट इज़ द फील्ड इन विच you can engineer or recombine a DNA of any specific organism। समझ में आया? आप उसे अपने मतलब के हिसाब से आप उसे रिपेयर कर सकते हो, मेंटेनेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आप उसे चेंज कर सकते हो, जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो। और आप चाहते हो कि हम उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के नंबर्स मिलियंस में बढ़ा दें, तो आप वो भी कर सकते हो, जिससे आप क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलेंगे। अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट आया था, क्या आया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब दूसरा आया था क्या,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने ये बताया कि आप किसी भी, जैसे एक माइक्रोब्स को ही ले लिया आपने चाहा कि हम उसे किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दें, फिर उसको उधर से ट्रांसफ़र करवा दें। ट्रांसफ़र करवाने के बाद जैसे आप क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे वैक्सीन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने क्लास में भी पहले भी बताया होगा, लाइव क्लास में अपनी जो नॉर्मल स्कूल की क्लास है, कई बार क्या होता है कि जैसे वैक्सीन ऐसे होते हैं कि वो किल्ड माइक्रोब्स होते हैं, उनके थ्रू बनाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि उनको कमज़ोर किया जाता है, वीकन किया जाता है। कमज़ोर करने के बाद उन्हें फिर इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, और फिर वो जिसकी बॉडी में डाला हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिसकी बॉडी में डालेंगे उसको क्या बोलेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जिस डीएनए को डाला है या फिर दूसरे जो माइक्रोब्स को डाला है वो क्या होगा, वो आपका गेस्ट है, या फिर आपका जो भी माइक्रोब है वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डालने के बाद उसमें इंसर्ट करेगा, और जो उसे लेके जाएगा हम उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर। जैसे आप अपना सामान कहीं भी लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसे आप क्या बोलते हैं, वेक्टर आप तो उसे सवारी बोलते हैं, या फिर आप उसे कोई व्हीकल बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, व्हीकल बोलते हैं ना। तो वही व्हीकल का काम करता है आपके छोटे माइक्रोब। आपको कोई जीन अगर ट्रांसफ़र करनी है किसी एक स्पेसिफिक जगह से दूसरे जगह पे, दूसरे एक उसमें डालनी है, तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो व्हीकल का काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने बताया आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही मैंने इतनी देर तक लेक्चर दिया है, आपको समझ में आया। अब उसके बाद आता है कि सपोज दैट आप वाइन का, आपकी फैक्ट्री है, आप वाइन प्रोड्यूस कर रहे हो कमर्शियल लेवल पे, आप उसमें बहुत सारे जैसे ईस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो क्योंकि उसमें इथेनॉल बनता है अल्कोहल। अब ईस्ट तो ग्रो कर ही रही है, उसके साथ में दूसरे माइक्रोब्स भी ग्रो होने लगे हैं, तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से बायोटेक्नोलॉजी काम आएगा ना। अब आप क्या करेंगे कि आप एक ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें ताकि जो अनडिजायर्ड अनवांटेड माइक्रोब्स हैं आप उनकी ग्रोथ को पॉज कर दोगे, और हो सकता है या तो आप उन्हें किल कर दो या जो भी, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा कि आप बस खाली डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को ही अलाउ करोगे ग्रो करने के लिए। क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स सेकंड जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, फर्स्ट तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे चेंजेस कर सकते हो किसी के भी जेनेटिक मटेरियल में। दूसरा क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी एंड एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म और जीन। क्लियर हो गया। चलिए मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी ऑफ डिफरेंट undesired microbes and enhancing the growth of desired microbe। और जी ठीक है, ताकि आप उनके थ्रू आप अपने मन मुताबिक एंटीबायोटिक बना सकें, वैक्सीन बना सकें, या फिर कोई भी अपने कमर्शियल लेवल की जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। अब उसके बाद में जो एक नई चीज़ आती है, मैंने आपको होस्ट बताया। होस्ट क्या होता है, होस्ट आपका जरूरी नहीं है कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं। आप उसमें अपना डीएनए डालेंगे, अपना नहीं, बेसिकली जो भी डीएनए आप डालना चाहें उसकी बात की जा रही है। आपकी लैब में काम कर रहे हो ना, तो आपका ही हो गया वो डीएनए। तो जो आप अपनी लैब का जो डीएनए आप किसी में भी डिज़ायर डालना चाहते हैं तो आप कैसे डालोगे उसमें, तो कुछ तो वेक्टर होंगे, वेक्टर क्या करेंगे, उसको वहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे आपका एक डिज़ायर डीएनए की हम जो बात कर रहे हैं कि आप उसे अपने वहाँ पर ले जाके फिर आप अपने मन मुताबिक चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक ज़रूरी होता है जो बेसिक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड शायद आप लोगों ने पढ़ा हो,
प्लाज्मिड क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं इसमें। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। सपोज दैट आप केस अगर लेते हैं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया में बताता हूँ। जैसे आपका स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये डीएनए है, नॉर्मल डीएनए उनका बैक्टीरिया का, और यहाँ पर पड़ा हुआ है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए? क्योंकि ये उसकी पूरी बॉडी का ध्यान रखता है, इसके अलावा ये पड़ा हुआ है। ये क्या काम करते हैं? अगर आपने कोई एंटीबायोटिक यूज किया है, एंटीबायोटिक का मतलब समझ लो क्या होता है। एंटीबायोटिक वो केमिकल्स होते हैं जिनको अगर आप यूज करेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पर खत्म हो जाएगी और वो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। इतना तो आप बेसिक चीजें जानते होंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर भी उनको एंटीबायोटिक लिखते नहीं लिखते हैं, वो इसीलिए लिखा जाता है कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो जो दवाई दे रहे हैं उसके साथ में उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कम किया जाए या फिर उसे मार दिया जाए। समझ में आ गया? तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? बेसिकली ये क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। इनके पास दूसरी किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं इनके पास। किसके पास? प्लाज्मिड के पास। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मैंने अभी बताया था आपको कि जिस भी बैक्टीरिया में नहीं होगा तो मर जाएंगे ना। ये देखो उसकी पूरी बॉडी का नॉर्मल काम करने के लिए, ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है ना ये। तो अगर इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर क्या होगा? कोई मतलब नहीं, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि डिजायर्ड जीन की बात कर रहे थे, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस लिया। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता था कि हम दो मतलब जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते थे, उनके गैमेट को फ्यूज करते थे और फिर एक बढ़िया वैरायटीज को ग्रोथ करते थे। उसमें कुछ ऐसे जीन भी होंगे, आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं का ही लिया आपने वैरायटी, वीट की वैरायटी ली है जिसको आप ग्रो कर रहे हो, उसमें दाने तो अच्छे आ रहे हैं, साथ में क्या होता है उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि सपोज दैट आपका जो है कि जितना भी आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसके दाने जो ग्रेन्स हैं ना वो बड़े होने में हो, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू वो ज़्यादा बड़ी हो, ना कि प्लांट बड़ा करके क्या करोगे आप। तो पत्तियां बड़ी हैं उसकी, लीव्स, प्लांट बड़ा है, दाने तो बड़े हैं साथ में लेकिन प्लांट भी बड़ा हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा है। लेकिन प्लांट अगर छोटा ही हो और दाने बड़े हों, ताकि क्या होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें कम लगेगी और वो दानों में ज़्यादा जाएगी। उसकी बॉडी को फालतू ग्रो करने में आप बोलोगे कि हम हस्क यूज़ करते हैं, भूसा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो तो उसमें भी आ जाएगा। तो अब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि ये तो चलो एक एग्जांपल था, दूसरा ये है कि कोई भी जैसे अनडिजायर्ड जीन है वो उसके साथ में वो भी ग्रो करते हैं, तो हमें क्या करना है कि उन अनडिजायर्ड जीन को रोकना है ग्रो होने से, डेवलप होने से, और खाली अपने स्पेसिफिक मतलब के जीन को ग्रो करवाना है, खाली उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, बाकी वालों की मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी है। क्लियर हुआ? तो अब बात आती है कि जो आप अपना डीएनए या फिर जीन जो भी ट्रांसफर करने जा रहे हो वहीं तो ट्रांसफर करोगे। अरे आप अपना सामान कहीं लोड करके दूसरी जगह भेजोगे तो कुछ किसी चीज़ में तो भेजोगे। तो वो आता है उसके लिए सबसे पहले जो काम आया था, बॉयर ने काम किया था, ये बॉयर ने। तो ये जो प्लाज्मिड है या जो आप देख रहे हैं प्लाज्मिड में आप उस डीएनए को ट्रांसफर करोगे, रखोगे, उसमें रखोगे, कहाँ रखोगे, आप उसे प्लेस करोगे, एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, कहाँ पे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक प्लेस होती है डीएनए में जहां से वो अपने क्या करता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरा करता है। अब आप बोलोगे सर ये नया चीज क्या आ गया, रेप्लिकेशन। यस करेक्ट, आपको सोचना जरूरी भी है।
जो रेप्लिकेशन एक टर्म है, ये 12th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर्स में से आता है। अगर मैं उससे ऑनलाइन अभी समझाने बैठूंगा समझ में तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, आपको कुछ दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा जैसे पूछने में होता है, तो इसलिए मैंने वो उसको नहीं किया था। लेकिन मैं आपको रेप्लिकेशन बताता हूँ क्या होता है। रेप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच DNA गोइंग टू डुप्लीकेट देयर जेनेटिक मटीरियल। जो उनका जेनेटिक मेकअप है DNA का, जैसे ये रहा आपका DNA, आपको 11th में तो पढ़ा होगा आपने DNA को। अब ये जो DNA है, अब आप इसका क्या करोगे, आप इसका डुप्लीकेशन करने जा रहे हो, इसकी आप क्या करने जा रहे हो, रेप्लिकेशन, रेप्लिका बनाने जा रहे हो। इसका मतलब इससे फोटोकॉपी जनरेट करना, इसकी जैसे डुप्लीकेसी करना, नए नए नंबर्स बनाना होता है रेप्लिकेशन का मतलब, ठीक है। अब इसी में कुछ स्पेसिफिक लोकेशन हो सकती है, जैसे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया जोन। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से ओरिजिन का मतलब क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट होना, इसका मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जो भी हम अपने डिजायर्ड जीन को अगर हम सेल में कहीं भी, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर डाल दूँ उसको, कोई जीन है, तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्या इसके मल्टीप्लिकेशन होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ही कम है, बाई चांस वाली बात है। लेकिन दूसरा, अगर आप किसी DNA में डाल दोगे, आपको पता होगा कि आप किसी की बॉडी में अगर कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहे हो, खाली उसके ब्लड में, DNA में उसमें नहीं डाल रहे हो, वो उसकी बॉडी में रहेगा ना। लेकिन अगर आप उसे DNA में इंसर्ट कर देते हो, तो DNA तो आपको पता ही है कि 50% चांसेस होते हैं, 50% मेल के 50% फीमेल से जो आके मिक्सअप जेनेटिक मेकअप बनता है, तो फिर वो 100%, उसमें भी देखिए आप 50% का रेशियो रहता है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 50% जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आता है, मेल बॉडी से, और 50% कहाँ से आता है, फीमेल बॉडी से आता है, तो उसमें 50% चांसेस रहता है। तो लेकिन अगर आप उसे किसी के DNA में आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, बजाय कि आप नॉर्मली सेल में इंसर्ट कर दे रहे हो। क्लियर हुआ? तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो भी आप अपने डिजायर्ड जीन की बात कर रहे थे हम, ताकि उसको इंसर्ट करके उसके प्रोडक्शन के नंबर को बढ़ा देंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, वो ऐसे बढ़ाएंगे। तो आपको कहाँ प्लेस करना होगा, उसको करना होगा आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, किसके, प्लाज्मिड के। जैसे कि मान लो ये वाला जो जोन है, मैं इसको ऐसे इस तरह से बता देता हूँ, जैसे ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पर अगर आप किसी भी फॉरेन DNA, अब आप यहाँ पर जब NCERT पढ़ेंगे तो आपको फॉरेन DNA, एलियन DNA, ये सब वर्ड यूज होंगे वहाँ पे। तो एलियन DNA क्या होता है, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का DNA अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे एलियन DNA बोला जाता है। उसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, फॉरेन DNA हो सकता है। अगर आप इस DNA को अगर आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में रखेंगे, तो इसके इतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये वहीं से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। आप इसे उस तरह से समझें जैसे कि कहीं से ट्रेन, एक तो होती है बन के चलना और एक होता है रूट में पड़ना। बन के चलने का मतलब है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सीट मिलने के। जैसे कभी आपके घर वालों ने, किसी ने रिजर्वेशन बुक करवाया हो तो आपको पता होगा। लेकिन वही रास्ते में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे वहाँ से ट्रेन निकल गई अपने स्टेशन से, तो वहाँ पे आपको बीच रास्ते में सीट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल कैजुअल वे में। अब आप ये मत समझिएगा कि उसमें सर अगर हम पैसेंजर में चढ़ जाएँ या फिर ये वो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मली समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। तो ऐसे ही क्या होता है कि आप इसे कहीं भी इंसर्ट कर दें, यहाँ इंसर्ट कर दें, यहाँ इंसर्ट कर दें, रेप्लिकेशन होगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, कई बार क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है, चेंज होता जाता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एलियन DNA को, यानी कि जो आप चाहते हो कि हम इस जीन को ग्रो करें, ये बहुत ही हाई क्वालिटी वाला जीन है, यानी कि इसका जो फीचर है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो इसको आपको कहाँ प्लेस करना होगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस है DNA का, ये कोई बहुत बड़ा मकान या कमरा नहीं है, ये कोई अलग जगह नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे क्या बोल रहे DNA है, ठीक है, DNA में कोई एक सीक्वेंस हो, जैसे आप इतना भी जानते हो कि ATGC वाला सीक्वेंस आप पढ़ के आ चुके हो, पढ़ा नहीं पढ़ा,
अब इनके जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस होते हैं ये, जैसे कि मान लीजिए आपके सीक्वेंस ऐसे आ जाए, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस हो गया। तो इसका जस्ट अपोजिट आप मान लो, अगर ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब आप समझ रहे हो कि डुप्लेक्स वाला आपने पढ़ा होगा ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर 11th क्लास में, बायोमोलिक्यूल्स वाले। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो सीक्वेंस है इसका, आप इसे क्या बोल रहे हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप इसे यहाँ प्लेस कर दोगे तो वहाँ पर इसका रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ से क्या होगा, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसको रेप्लिकेट करने के। और जितनी बार डीएनए वो अपना होस्ट, ये तो अपना काम करते हैं ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं, कि जितनी बार अपने आप को डिफेंस के लिए, जिसका अपने मतलब बॉडी को ग्रो करने के लिए जितनी बार रेप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे, उतनी बार ये फॉरेन डीएनए, जैसे फॉरेन डीएनए ए है, ये ग्रो करेगा, ये उतने मल्टीप्लाई करेगा, जितनी कॉपी इसकी बनेंगी उतनी सर्कल, मतलब उतनी कॉपी उसकी बनेंगी। तो जितनी ये जो कॉपियाँ बन रही हैं, इसी को हम क्लोनिंग बोलते हैं। अब आप यहाँ पर समझे क्लोनिंग क्या था। शुरुआत से ही मैंने इसी बात पर फोकस किया है कि अगर आपको नोट्स ही करना होता है, तो नोट्स आप बस खाली गूगल पे PDF नोट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। आपको कुछ भी करना है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन लिखने से मतलब नहीं है ना, आपको मेन चीज़ है समझने के ऊपर, ताकि आपका जो एक एक वर्ड जो NCERT में लिखा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो नोट्स के लिए आप बोलें तो लिंक मैं शेयर कर देता हूँ अपनी वीडियो में, या फिर अलग से पर्सनली भेज देता हूँ, लेकिन नोट्स पे मैं बार बार यही बोलूँगा कि नोट्स पे फोकस ना हो, फोकस किस पे हो, समझने पे। अगर समझ में आ गया तो नोट्स आप खुद बना लेंगे, ठीक है। वो काम चोरी वाली हरकतें होती हैं कि जो हम कहते हैं कि हमें नोट्स नहीं मिल रहे, नोट्स के लिए करवा तो रहा हूँ, और मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भले ही बन जाए, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप इसकी बेसिक चीज़ों को देखते हुए इंटरेस्ट जनरेट हो, क्योंकि एकदम फ्रेश नया यूनिट स्टार्ट हुई है उसके बाद, रिप्रोडक्शन वाले के बाद। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी आपको एक ही चीज़ की बारीकी समझ आए। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग का ये मतलब होता है यू हैव टू प्रोड्यूस अ मल्टीपल नंबर ऑफ एनी डिजायर्ड जीन और एनी ऑर्गेनिज्म का जो मॉडिफिकेशन है ना, उसको भी हम क्लोनिंग बोलते हैं। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है ए, उसके आप मल्टीपल कॉपीज बना ले रहे हो, जैसे कि 100 कॉपी बना लिया आपने ऑर्गेनिज्म की, तो वो भी क्लोनिंग ही है। अगर कोई जीन है बी, अगर आप उसकी बहुत सारे जैसे 1000 कॉपीज बना रहे हो, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, रेप्लिका बना रहे हो, रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो आप उसे क्या बोलोगे, वहाँ पर भी क्लोनिंग हुई है। और वो जो एक जो आपने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, यूनिट बनाए हैं, उसे आप क्या बोलोगे, क्लोन। क्या बोलोगे उसे आप, उसे बोलोगे आप क्लोन, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो आपका जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है उसका फेट क्या होगा, फेट ऑफ डीएनए ट्रांसफर। क्लास में आपको समझ में आ गया, फेट ऑफ डीएनए ट्रांसफर। फेट का मतलब होता है उसका क्या अब रास्ता होने वाला है, क्या उसका भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, जो कि आप डीएनए ट्रांसफर कर रहे हो होस्ट के अंदर। वेक्टर मैंने बताया, वेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि जो आपके सामान को लेके दूसरी जगह जाने वाले। जैसे आपने मलेरिया तो पढ़ा होगा, सुना भी होगा, नहीं पढ़ा मत पढ़ो, 12th में भी है, सुन लो। मलेरिया में क्या होता है कि जैसे प्लाज्मोडियम है, वो है ऑर्गेनिज्म, तो जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है कौन है, प्लाज्मोडियम। लेकिन उसका कैरियर कौन है, वेक्टर कौन है उसका, मॉस्किटो। और वो कहाँ पर है, कहाँ पर भेजा जाता है उसको, ह्यूमंस में। किसके लिए, मलेरिया कॉज करने के लिए। समझ में आया। तो फेट ऑफ डीएनए ट्रांसफर में अब तक यही समझा रहा था कि फेट ऑफ डीएनए ट्रांसफर क्या होगा अगर आप उस सेल में कहीं भी इंसर्ट कर देंगे। सपोज आपने यहाँ पर ये इंजेक्शन लेके सेल में ऐसे डाल दिया है, तो कोई भरोसा नहीं है वो अगले उसमें जाके वो मल्टीप्लिकेशन करेगा नहीं करेगा, क्या चांसेस है। मैंने तो आपको बोला है कि आप इस वाले डीएनए में डाल दो तो भी कोई गारंटी नहीं है।
इस वाले डीएनए में अगर आप डाल रहे हैं क्रोमोसोमल नॉर्मल जो क्रोमोसोमल डीएनए है, इसमें भी गारंटी नहीं है कि वो अगले उसमें जाएगा ही नहीं जाएगा। मैंने बताया ना 50% चांसेस होते हैं अगर उसकी बात होगी। एसेक्सुअल में तो यही जाता है, लेकिन अगर हम जैसे उस तरह की बात करें कि हमें रिकॉम्बिनेशन करना है तब, लेकिन अगर आप उसे वही प्लाज्मिड में या किसी ऐसे उसमें रख रहे हो जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ताकि वो उनके नंबर्स को बढ़ा सकें। और फिर तभी तो आपका जो वो है मतलब पर्पस, वही तभी तो वो होगा ना आपका डेवलप होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपका पर्पस है कि कोई एक स्पेसिफिक जीन है, उसके हमें मिलियंस ऑफ नंबर्स बनाने हैं, वो कैसे बनेंगे? आप उनकी क्लोनिंग करवा दो। क्लोनिंग कैसे होगी? प्लाज्मिड में आप उसी को इंसर्ट करवा दो। प्लाज्मिड में कहाँ इंसर्ट करोगे? आप कहीं और नहीं करोगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में करोगे। उससे क्या होगा? आपके नंबर यानी कि जो चांसेस हैं उसके नंबर ऑफ चांसेस वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किसके? रेप्लिकेशन के। रेप्लिकेशन क्योंकि वहीं पर से स्टार्ट होता है, तो वहाँ उसको कैसे छोड़ देंगे? वो तो लेके चलेंगे फिर उसे। क्लियर हो गया? यहाँ पर फेट ऑफ डीएनए ट्रांसफर समझ में आ गया। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं, क्लोनिंग की समझ में आ गया। आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा वेक्टर उसके लिए सुटेबल होगा, उसका साइज क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे बड़ा डीएनए आप लाएं और उसमें घुसा दें, उसको इंसर्ट कर दें और बोलें कि चला जा, ऐसे नहीं जाएगा। उसका आपको जो साइज है, जो डाल्टन्स पे है, जिसमें भी है, आपका जो साइज है डीएनए का, आपको वो पता होना चाहिए। आप किस में भेज रहे हो वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या नहीं है। मालूम चला कि कहीं पर भी दूसरे उसमें आपने डाला, कहीं एंटीबायोटिक अगर मिला उसको, क्योंकि आपको किल करने के लिए अनडिजायर्ड जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे उनको मारने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो उनको ख़त्म करने के लिए अगर एंटीबायोटिक यूज़ हुआ तो वो भी ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको तो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप प्लाज्मिड सेलेक्ट कर रहे हो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप किसी में से आइसोलेट करोगे। ये उसी तरह से है जैसे कि आपके पास नहीं है तो कहीं से आप उठाओ, और वो कैसे उठाओगे? वो किसकी बदौलत होगा? बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत होगा। तो आप वहाँ पर उसे मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। जो मैंने अभी कैंची यूज़ की थी ना, वो मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका नाम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनको आप यूज करके आप उसे कट करोगे। जैसे सपोज दैट आपका ये प्लाज्मिड था, आपने ये फाइंड आउट कर लिया, ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पर आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरे प्लाज्मिड में से, जिसमें कि सपोज दैट ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो आप यहाँ से इसे आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद आप इसे यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। कहाँ इंसर्ट कर देंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है आपने, और ये ऐसा नहीं है कि आप उसे कहीं भी इंसर्ट कर देंगे, उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप लोगों ने शायद डीएनए पढ़ा हो या ना पढ़ा हो इतने अच्छे से, इनके सबके एक सीक्वेंस फिक्स है। जैसे आपने क्यूआर कोड के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि कहीं पर भी आप देखते होंगे, तो इनका ये पैटर्न इतना फिक्स होता है जैसे ATTTGC, ACTTGG, ऐसे करके जो टर्म आ रहे हैं, जो सीक्वेंस आ रहे हैं, इनका एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है। बस खाली वहीं जाते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं और वहीं पर ही चिपकते हैं जाके। ठीक है, और वहीं पर जाके वो लगेंगे। अब वो क्यों लगेंगे वो आगे की मैं क्लासेस में और बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे जैसे बताता हूँ आपको मैसेज है।
सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि एक डीएनए जो कि आपको बनाना है अपने मन मुताबिक। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, फाइंडिंग ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, इसमें फिर और क्या चाहिए होगा आपको, और क्या चाहिए होगा, एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए। मेरी वीडियो को ध्यान से आप देखते जाएं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा। एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए आपको मैंने अभी पहले भी बताया, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। प्लाज्मिड आपको ढूंढना होगा कि आप किसमें उसे इंसर्ट करोगे, क्योंकि वेक्टर का काम करेंगे एज अ वेक्टर। क्लियर हो गया। प्लाज्मिड कहाँ पर होते हैं ये पहले बताया जा चुका है, बैक्टीरिया में होते हैं। तो जो भी आपको जो जीन या डीएनए या जो भी उसका पीस ऑफ डीएनए आपको ट्रांसफर करना है, तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप लेंगे जो कि हायर क्वालिटी का है, या फिर जो आप चाहते हो खाली यही स्पेसिफिक हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए की आपकी जरूरत होगी। फिर दूसरा क्या होता है कि मैं यहाँ पर साइड में बना रहा हूँ, जैसे आपका प्लाज्मिड है तो ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो आप इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की भी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये प्लाज्मिड तो होते ही हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप दूसरे से लाके डालेंगे इसमें। और सपोज दैट ये पहले से ये सिला हुआ है, पूरा एक कंप्लीट इंटैक्ट है ना, इंटैक्ट सर्कुलर डीएनए, ये तो बैक्टीरिया का इंटैक्ट कंप्लीट डीएनए, तो आप इसमें कहाँ से घुसाएंगे फिर? इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आप इसमें मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो मैंने अभी बोला था कि आप उसका यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज करेंगे, ताकि वो, और ये भी कहीं भी नहीं काटते, इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी आप उसमें देखना कि ये वाली क्लास अगर आपने अच्छे से नहीं देखी तो वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए ज़रूरी है कि ये क्लास आप अच्छे से देखें, क्योंकि मैं अभी आपका बेस जनरेट कर रहा हूँ इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए। क्लियर होगा। इसके बाद धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इस यूनिट में बस 2 ही चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो उसकी एप्लीकेशन है। जो हम बोल रहे हैं ना कि वैक्सीन को प्रोड्यूस करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, तो किसके बेस पर हो, पहले चैप्टर के बेस पर ही है। तो ये आप खास करके ध्यान रखें कि ये चैप्टर अच्छे से देखें और फोकस करें। मॉलिक्यूलर सीजर जो होते हैं इनका भी एक रिकॉग्निशन साइट होती हैं, ये वहीं पर ही जाकर कट कर सकते हैं। कहीं पर भी आप मान लो कोई भी सीजर है, मान लो मॉलिक्यूलर सीजर, जैसे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं, कोई अगर ए पॉइंट पर काट रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बी पर काट देगा, या बी पर काट रहा है तो सी पर काट देगा, वो अपने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही काटेगा। अब सीक्वेंस आपको अभी ऐसे बस खाली सर्कल देखकर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको इतना तो पता होगा डीएनए में जैसे ATGC वाले सीक्वेंस होते हैं, और वो एक दूसरे से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ज़्यादा हो जाएगा, देख लो थोड़ा से, तो वो भी मैं बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर सीजर हो गया आपके, ये समझ में आ गया। एलियन डीएनए आप इंसर्ट करेंगे ये, और फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में इसको समराइज कर रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, ध्यान रखना है इस बारे में। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आप उसे इंसर्ट करेंगे, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ पर ये आपने इसे कट कर दिया है, कट करने के बाद जैसे कि मान लो आपका ये है फॉरेन डीएनए, दिख रहा है, एलियन डीएनए। अब आप इसमें जब आप इसमें इंसर्ट करोगे, ज़्यादा ही मोटा हो गया, अब आप इसमें इंसर्ट करोगे, इसमें थोड़ा सा डाल कर देता हूँ। अब जब आप इसे वैसे ऐसा अलग से पट्टी जैसा नहीं रहता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है, ये पूरा सर्कुलर ही रहेगा, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको सर्कुलर ही मिलेगा, ये बस आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो जब आपने इस एलियन डीएनए को, अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है आपका, अब आपने इसमें इंसर्ट कर दिया, तो फिर ये इसको चिपकाना भी पड़ेगा, सिलना भी पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई कपड़ा आपका जैसे फट गया है, कुछ है जहाँ पर भी, तो अगर आप उसमें जोड़ लगाते हैं, कपड़ा अलग से जोड़ते हैं कुछ भी, तो जोड़ने के बाद सिलाई करते नहीं करते हैं, तो
कटिंग करने के लिए तो आपको कैंची मिल गई थी, ये कट कर दिया। अब उसको जोड़ने के लिए भी एक अलग स्पेसिफिक एंजाइम है, ये देखो बायोटेक्नोलॉजी की खूबी, जिसका नाम क्या होता है, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है कि जहां पर वो जो सीक्वेंस जो काटे गए थे और आपके आफ्टर इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए, अब उसको क्या करेगा, इनको वो जोड़ देगा तभी तो वो अलग नहीं होंगे ना, नहीं तो हो सकता है वो अलग हो जाए। तो जोड़ने का काम कौन करते हैं फिर, डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यही था। इसके बाद जो आपको ये देखोगे कि पहले ये किस तरह से प्लाज्मिड था, इस तरह से, अब ये कंबाइन होकर कैसा बन गया है, इस तरह से। तो हो गया ना, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसमें जो भी यूज हुए हैं ना, जैसे एंजाइम्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, जो मेथड्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, सब कुछ किसमें आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। जैसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हो, इस पूरी फील्ड को किसके अंडर में आप स्टडी करते हो, बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हो। यहाँ तक आई होप सबको आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं कि जो आपके जो जीन मॉडिफाई हो रहे हैं और उससे जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, उसको मैं लास्ट में समराइज करने जा रहा हूँ इस पूरे टॉपिक के बाद। कि 3 स्टेप होते हैं जब तक चले आ रहे हैं, 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि आप उसे इजी वे में समझ सकें। 3 steps required in genetically modified organism. First one, second one, third one. First one है identification. Second one है introduction. और थर्ड वन है मेंटेनेंस। इन्हीं में सब समरी छुपी हो रही है, सारा इन्हीं में ही है, समझ लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मैंने पहले ही बोला, आपको चाहिए क्या। जैसे मैं क्लास में आपसे पूछता हूँ ना, आप क्या करना है, सबसे पहले आपको तो गोल पता होना चाहिए ना। ऐसे ही आपको कौन सा जीन प्रोडक्शन करना है, आपको कौन सी वैक्सीन बनानी है, आपको किसके अगेंस्ट काम करना है, आपको पता है ना। जैसे वैक्सीन बनने वाली है, सबको पता है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनने वाली है। अगर किसी को पता ही ना हो तो बनाएंगे क्या। क्लियर हो गया? तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, कौन से हमारे एलियन डीएनए यूज होने हैं, कौन सा हमारा होस्ट डीएनए यूज होना है, कौन सा हमारा वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन, या फिर कौन सा डिजायर्ड जीन है जो कि रिक्वायर्ड है हमारे उसको कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करने में, ताकि हम बहुत सारे अमाउंट में एंटीबायोटिक बना सकें। एंटीबायोटिक एक दवाई है, मेडिसिन, ड्रग जैसा बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब दूसरा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने पढ़ा ना, वो इंट्रोडक्शन ही है। कैसे आप उसे अंदर ले जाके इंसर्ट करते हो, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। ये टॉपिक एकदम खत्म होने के मोड पर आ गया है, लेकिन अब आप इसे ये समझें कि समराइज हो रहा है ये बस 3 स्टेप्स में। बात कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपने एलियन डीएनए को पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि किसको आप क्या चूज करने वाले हो, क्या काम देने वाले हो, उसके बाद आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे उसमें इंसर्ट करोगे, कहाँ इंटीग्रेट करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। और आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कर रहे हो। क्लियर हो गया, बता दिया इसके बारे में सब कुछ। अब आता है थर्ड, मेंटेनेंस। उसको मेंटेन रखना, मेंटेन इस तरह से रखना कि अगर कहीं पर भी सप्लाई कम हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसकी सप्लाई को बराबर मेंटेन करके रखेंगे। सपोज दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, वहाँ पर आप उसे देंगे। अगर आपका जो एलियन डीएनए है उसमें कोई डिफेक्ट है तो आप उसे वहाँ से कट करके दूसरा करके फिर आप उसे रिप्लेस करेंगे, बढ़िया वाला डालेंगे, फिर उसे सिल देंगे, सिलने के बाद आप उसे रख देंगे। फिर दूसरा क्या है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये थोड़ी ना एक बार आपने डाल दिया तो बनते रहेगा, बनते ही रहेगा, बनते ही रहेगा।
आपको ये मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको आप कैसे उससे बैलेंस रख सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो कोई काम आप शुरू कर रहे हो तो आपको पता होगा ना कि आपको कितने अमाउंट में उसे मेंटेन करना है, कितना डालना है उसमें, ठीक है। तो जितना भी आपको प्रोडक्ट बनेगा, जीन प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे आपके मॉलिक्यूलर सीजर हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, एक ही चीज़ है डीएनए लाइगेज हो गया, तो आप उसे उसमें डालने के बाद उसकी मेंटेनेंस चेक करते रहेंगे कि वो मेंटेन है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप ये ध्यान रखें कि आप गलत फहमी में हैं कि आपका काम पूरा हो जाएगा, नहीं होगा ना। फिर क्लियर हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन, रिडक्शन और मेंटेनेंस समझ में आ गया सब। ये बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है मैंने, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको मतलब ये पहला टॉपिक जो है, जो पहला टॉपिक मैंने लिखा था, इसमें लिखा था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में मैंने ये जो भी थे ये सब समझाने की कोशिश करी है कि जितना कैसे क्लोनिंग क्या होता है, वेक्टर क्या होते हैं, सब कुछ। अब उसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट टॉपिक वो करेंगे यहाँ पर दिए। थैंक यू।